हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, नारी के मन के अंदर बहुत सारी परतें छुपी होती हैं और उन सब को मिलाकर बनती है नारी। ऐसी एक कथानक से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत करती हूँ। मन की परतें। सासू माँ ने जब सालों पुरानी साड़ी निकाल कर पहनी थी तो मेरे कान चौकन्ने हो गए थे। हमेशा टिप टॉप रहने वाली सासू माँ इतनी पुरानी साड़ी पहन रही हैं, मन यकीन नहीं कर पा रहा था। मेरे पति मुझसे हमेशा कहा करते थे कि पहनने ओढ़ने का सलीका तो तुम मम्मी से सीखो, शक्ल बनाकर घूमती रहती हो। मन में कई बार आता था कि कह दूं कि शादी के बाद सही तो इसी रसोई में कट रही हूँ, 2 पल आराम मिले तो सजने संवरने की सोचूं। बच्चे होने के बाद से उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी करती हूँ। मम्मी जी का क्या है, सवेरे की चाय से लेकर हर चीज़ उनको हाथ में मिलती है। बस लंच और डिनर के लिए टेबल पर आती हैं। उस पर मेनका आज मेरे बालों में डाई लगा देना, आज हल्का सा फेशियल कर देना, ज़रा पार्लर एक हफ्ते बाद जाऊंगी, आज किटी है, मुरझाया सा चेहरा अच्छा नहीं लगता। मन खींच जाता था। अपने काम के अलावा साइड में सारे काम करने पड़ते थे। आज भी सुबह नहा धोकर मम्मी जी किचन में आ गई थी। मैं इनका रात को डिनर में क्या बना रही हो, कुछ अच्छा सा मेन्यू होना चाहिए। और हाँ, शाम को एक विशेष मेहमान आ रहे हैं, उनका बर्थडे हम हर साल की तरह इस बार भी अपने घर में मनाएंगे। केक ऑर्डर कर देना, हाँ बटर स्कॉच वाला। गुलाब जामुन कचौरी शैशो ऑफिस से लौटते समय लेते आएंगे। शाम को 6 बजे केक काटेंगे, फिर 9 बजे डिनर। पापा जी ज़्यादा बढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे थे, मगर कहीं विरोध भी नज़र नहीं आ रहा था। मम्मी ने कहा था, तुम्हें याद होगा हम हर साल देवेंद्र जी का बर्थडे मनाते हैं। हल्की सी याद आई थी, पर चूंकि उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी, इसलिए हर बार याद नहीं रहता था। और फिर उनसे कोई सीधा साधा रिश्ता भी नहीं था। मम्मी जी ने डिनर का मेन्यू बता दिया था, मैं तैयारी में लग गई थी। पति शेषों को गुलाब जामुन व कचौरी की याद दिलाई थी तो वे बोले थे कि एक बार फ़ोन करके याद दिला देना। मैंने मन में सोचा था कि क्या सभी जानते हैं कि बर्थडे बॉय कौन है, अकेले मैं ही उनके बारे में कुछ नहीं जानती। फिर मैंने दिमाग से झटक दिया, कभी पूछ लूँगी मम्मी जी से, अभी तो काम करना है। बेटा विशेष कॉलेज से लौटा तो मैंने जल्दी खाना खाने को कहा था ताकि आगे का काम निपटाया जा सके। वो अपने कमरे में चला गया था, वो उसके पापा ऑफिस। सबको खाना खिलाने के बाद मैंने 10 मिनट कमर सीधी करना चाहा था और कमरे में चली गई थी। डिनर के मेन्यू के लिए मन उधेड़-बुन में लग गया था। शाम को विशेष से मैंने हॉल डेकोरेट करने को कहा था। मैंने सासू माँ से पूछा था कि बाहर से किसी को बुलाना तो नहीं है, तो उन्होंने कहा था नहीं, फैमिली फंक्शन है। हे भगवान, रिश्तेदारों में ऐसा कौन है जिसको मैं नहीं जानती। फिर मैंने खुद को ही कोसा था, इतना ही जानना जरूरी था तो मम्मी जी से पहले कभी पूछ क्यों नहीं लिया। शाम के धुंधलके में एक गाड़ी आकर रुकी थी। मम्मी जी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला था। एक बुजुर्ग से सज्जन कार से उतरे थे। ड्राइंग रूम में पापा जी पहले से ही आकर बैठे थे। उन्होंने पापा जी से मुस्कुरा कर हाथ मिलाया था। शैशव ने उनके पैर छुए थे। उन्हें देखकर विशेष ने भी। मैंने सबको पैर छूते देखा था तो आगे बढ़कर मैंने भी देवेंद्र जी के पैर छू लिए थे। आधे घंटे बाद विशेष द्वारा कैंडल्स से चारों तरफ से सजाए गए केक को हॉल में लगा दिया गया था। मम्मी जी ने उनसे कहा था, चलिए डॉक्टर साहब, केक काटा जाए। वे मुस्कुरा कर उठ खड़े हो गए थे। उनके साथ साथ मम्मी जी, पापा जी, विशेष व शैशव भी हॉल की तरफ चल दिए थे। मैं अंदर नाश्ता व प्लेट्स लगा रही थी ताकि सबको समय पर नाश्ता दिया जा सके। मम्मी जी ने मुझे पुकारा था और मैं भी सबके साथ खड़ी हो गई थी। डॉक्टर देवेंद्र ने केक काटा था और हम सबकी तालियों से और हैप्पी बर्थडे यू की आवाज़ों से हॉल गूंज उठा था। देवेंद्र जी हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। मम्मी जी ने सुंदर सी पेंटिंग उनको गिफ्ट में दी थी। उन्होंने उसी समय उसे अनपैक कर दिया था। वो पेंटिंग देखकर बोले थे, अच्छा तुमने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है,
पता नहीं कितने साल पीछे चला गया हूँ। मम्मी जी पेंटिंग बहुत अच्छी करती थी। मम्मी जी ने थैंक यू बोला था तो वे बोले थे कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि इतने वर्षों से तुम ये वादा निभाती जा रही हो। ये पल मुझे रेवती की याद दिलाकर भावुक भी कर देते हैं और उसकी कई बातें मुझे आने वाले समय के लिए कर्तव्य बोध भी करवाती हैं। मैं एक अजीब से ऊहापोह में घिरी अंदर आ गई थी ताकि नाश्ता पहुंचा सकूं। शैशव विशेष मेरी सहायता के लिए आ गए थे। नाश्ता लगा दिया गया था और मैं सबको सर्व करने लगी थी। डॉक्टर देवेन ने कहा था, अचला तुम्हारी बहू तो बहुत सुघड़ है, सब कुछ अकेले संभाल लेती है। पापा जी ने कहा था, वो तो रोज़ ही हम सबको संभालती है, आज कोई खास बात नहीं थी, वो सब कर लेती है। अचला ने उसे ट्रेन कर दिया है, कहकर वे हंसने लगे थे। तो उनके साथ हम सभी हंसने लगे थे। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा था, डॉक्टर साहब छांट कर लाई हूँ बहू। इस बार डॉक्टर देवेन भी हंसने लगे थे। उनके चेहरे पर छाई हुई हंसी ऐसी लग रही थी जैसे बारिश के बाद बादल छितर गए हैं और नीला आकाश अभी अभी झांका हो। फिर चल पड़ी थी राजनीति, समाज, धर्म, कानून की चर्चा। मैं अंदर किचन में आ गई थी क्योंकि अब मुझे अपना पाक कौशल दिखाना था। कुछ डिशेस तो मैंने सुबह ही बनानी थी। दोपहर को कस्टर्ड बनाकर फ्रिज में रख दिया था। विशेष को वो पापा जी को कस्टर्ड बहुत पसंद था। शैशो ने कल से ही आलू दम की फरमाइश कर रखी थी और मम्मी जी को मेरे हाथ का बना हुआ करायल बहुत पसंद था। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था। भरवा बैगन भी बने रखे थे, बस एक भिंडी बची थी, वो छौंक दी थी। प्लेन दही रखा था क्योंकि रोटी बनाना ही ठीक लगा था। शाम को तले गले नाश्ते के बाद पूरी खाना मुश्किल हो जाता। मम्मी जी की भी यही राय थी। रात को करीब 10 बजे शैशो ने रसोई में आकर खाना लगाने को कहा था। मैंने सब कुछ गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। पुलाव कुकर में ही गर्म रखा था। मैंने रोटी सेकना शुरू कर दिया था। मम्मी जी ने आकर हेल्प के लिए पूछा था तो मैंने उनसे वहीं बैठकर कंपनी लेने को कहा था। मैंने उनसे कह दिया था कि विशेष और शैशो मेरी हेल्प कर देंगे। विशेष ने बड़े कलात्मक अंदाज में सलाद काटा था। पानी शैशो ने लगा दिया था। डाइनिंग टेबल पर खाना लग जाने के बाद शैशो ने सबको टेबल लगने की सूचना दे दी थी। सभी लोग 10 मिनट के अंदर आकर बैठ गए थे। खाना सर्व हो गया था। सबने खाना शुरू कर दिया था। डॉक्टर देवेन ने कहा था, मैं इनका खाना टेस्टी बनाती है, ये तो याद था, पर इतना टेस्टी बनाती है ये साल भर में भूल जाता हूँ। वैसे तो काफ़ी सालों से हर बर्थडे पर इसी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाता हूँ। अब याद रखा करूँगा ताकि केक कम खाया करूँ। विशेष ने हंसकर कहा था, दादाजी आपके हिस्से का केक मैं खा लिया करूँगा। सभी हंसने लगे थे। मम्मी जी ने कराइल की और पापा जी ने कस्टर्ड की तारीफ की थी। शशो ने गर्व भरे नैनों से मेरी ओर देखा था। डिनर के बाद गानों का वो चुटकुलों का दौर चला था। पापा जी ने मुझे भी बुला लिया था। गाने का वो सुनने का दोनों शौक मुझे थे। पापा जी ने मेरे गाने की तारीफ डॉक्टर से की थी और उन्होंने भी तारीफ की थी कि बहुत अच्छा गाती हैं, शास्त्रीय पुट लिए हुए है। मैंने बताया था कि मैंने कुछ समय तक शास्त्रीय संगीत सीखा है। कुछ समय बाद देवेन जी के चेहरे पर थकान नजर आने लगी थी। उन्होंने उबासी लेते हुए कहा था, अब चला जाए, आप सभी थक गए होंगे, पर कहेंगे नहीं। वे हंसते हुए उठने लगे थे। हम सब भी उठकर खड़े हो गए थे। चलते चलते डॉक्टर देवेन ने कार्यक्रम के लिए धन्यवाद कहा था। फिर बोले थे कि सुबह 7 बजे फिर तैयार होकर क्लिनिक में बैठना है। ड्राइवर को विशेष ने खाना पहले ही खिला दिया था। हम सब थके से अतः सोने चले गए थे। सुबह रोज की सभी कार्यक्रम निपटने के बाद जब विशेष कॉलेज चला गया था, वो शैशो ऑफिस, तो मैंने भी कल के एक्स्ट्रा निकले हुए बर्तन वगैरह पोंछ कर सेट कर दिए थे। बर्तन वाली मेड से बस रोज के बर्तन धुलवाती थी। स्पेशल बर्तन सेट में अपने हाथ से ही धोती थी। थोड़ी देर आराम करके मैं चाय बनाकर मम्मी जी के पास जा बैठी थी। पापा जी चाय पी रहे थे ड्राइंग रूम में।
क्योंकि ये उनके पेपर पढ़ने का टाइम था। वैसे तो वो दिन भर में कई बार अखबार या मैगजीन पढ़ लिया करते थे। चाय पीने के बाद मैंने मम्मी जी से पूछा था कि डॉक्टर देवेन कौन है, हमारे करीबी क्यों हैं, हम उनका बर्थडे क्यों मनाते हैं, अगर आप ठीक समझें तो बताएं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वे हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। बेशक मैंने कहा, तुम इस घर का हिस्सा हो, तुम्हें सब कुछ जानने का हक है। सब कुछ बताती हूँ। बात तब की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। वहाँ कुछ भी सामान लाने के लिए हमें शहर जाना पड़ता था। डॉक्टर देवेन भी उसी गांव के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। वो अपनी पत्नी रेवती के साथ उसी अस्पताल के प्रांगण में बने छोटे से मकान में रहते थे। घटना के दिन मेरे पिताजी दिवाली के त्यौहार पर सामान लाने शहर गए थे। इत्तेफाक से उस दिन डॉक्टर देवेन का बर्थडे था और वो अपनी पत्नी रेवती के साथ शहर गए थे। पिताजी सामान के साथ सड़क क्रॉस कर रहे थे और दूसरी तरफ से डॉक्टर देवेंद्र अपनी पत्नी के साथ सड़क पार कर रहे थे। तभी सामने से एक कार आ रही थी और पिताजी उसके चपेटे में आने ही जा रहे थे। तभी डॉक्टर देवेन ने दौड़ते हुए पिताजी को अपने आगोश में समेट लिया था। लेकिन दूसरी तरफ से आती हुई दूसरी कार के आगे रेवती जी आ गई थी। पिताजी को चोट काफ़ी आ गई थी। उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा था। पर उसके पहले डॉक्टर देवेन ने भीड़ की चिल्लाहट सुनकर पीछे मुड़कर देखा था तो रेवती जी सड़क पर पड़ी हुई छटपटा रही थी। डॉक्टर ने दौड़कर उन्हें गोद में उठाया था तो उन्होंने कहा था, कभी भी बर्थडे मनाना बंद मत करना और मुझे भूलना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूँगी। कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। डॉक्टर देवेन ने एम्बुलेंस बुलाया था और रेवती जी तथा पिताजी दोनों को लेकर अस्पताल गए थे। हम लोगों को सूचना भी दी गई थी। मैं कुछ रिश्तेदारों के साथ शहर पहुंची थी। रेवती जी को मृत घोषित कर दिया गया था। पिताजी को लगभग 15 मिनट तक अस्पताल में रहना पड़ा था, मगर ठीक होकर आ गए थे। पिताजी के ठीक हो जाने के बाद मैं इन्हें गाँव लेकर आ गई थी। मैं पिताजी की इकलौती संतान थी। माँ पहले ही हमें छोड़कर जा चुकी थी। एक दिन मैंने डॉक्टर देवेन से मिलने की सोची थी। पिताजी को बचाने के लिए उन्होंने रेवती जी को खो दिया था। जब मैं चलने लगी थी तो पिताजी ने कहा था, तुमसे एक गुजारिश करता हूँ कि अगर तुम ठीक समझो तो डॉक्टर देवेन से शादी कर लो। उनका हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी पत्नी को खो दिया है। अगर तुम उनसे शादी करके उनका परिवार संवार दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर देवेन के घर में मृत्यु से जुड़े सभी संस्कार हो चुके थे। रिश्तेदार भी जा चुके थे। सिर्फ उनकी रिश्ते की भाभी घर में थी। थोड़ी देर में वे चाय लेकर आई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि अब ये घर में नौकरों के भरोसे चलेगा। डॉक्टर देवेन की शादी 4 वर्ष बीत गए थे पर कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने बताया था कि डॉक्टर के 2 भाई हैं, दोनों नौकरी में अलग अलग जगह पर रहते हैं। गांव में खेत वगैरह है, उन्हें चचेरे भाई देखते हैं। थोड़ी देर में भाभी जी ने डॉक्टर साहब को अंदर बुलाया था और उनसे पूछा था कि क्या वे मुझसे शादी की बात करें। डॉक्टर देवेन ने स्पष्ट रूप से मना करते हुए कहा था कि वे आजीवन शादी नहीं करेंगे। वे रेवती को कभी भूल नहीं सकते और भूलना चाहते भी नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि रेवती का सपना था कि मैं हमेशा लोगों के हित के लिए काम करता रहूं। भाभी जी चुप हो गई थी। डॉक्टर देवेन ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए थे। फिर मुझसे बोले थे, अचला जी, रेवती का एक सपना तो मैं हमेशा पूरा करता रहूँगा, आजीवन सेवा करने का, रिटायरमेंट के बाद भी। पर उनका एक सपना जो उसी दिन पूरा होने वाला था अधूरा रह गया। वो अपने लिए एक साड़ी पसंद करके उसी दिन शहर से लाई थी जो वो मेरी हर बर्थडे पर पहनना चाहती थी। फिर उन्होंने भाभी से वो साड़ी लाने को कहा था। डॉक्टर देवेंद्र ने कहा था कि मैं ये साड़ी अपने साथ ले आया था
पहले मैंने सोचा था कि वो साड़ी भी रेवती के साथ जला दूं, पर बाद में मन नहीं माना था क्योंकि मैं रेवती का सपना जला नहीं सकता था। अब आप बताइए कि रेवती के सपने को अक्षुण्य रखते हुए इस साड़ी का क्या उपयोग हो सकता है। डॉक्टर देवेन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं भी भावुक हो गई थी। 2 मिनट चुप रहकर मैंने डॉक्टर देवेन से कहा था, डॉक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ एक वादा करती हूँ कि आज के बाद से मैं हमेशा आपको बर्थडे किसी अपने की तरह मनाऊंगी और ये साड़ी भी पहनूंगी अगर आप मुझे देना चाहेंगे। डॉक्टर ने कहा था, अभी अभी भाभी मेरे सामने आपसे शादी का प्रस्ताव रख रही थी। मैंने मना कर दिया है क्योंकि मैं कभी भी रेवती को उसकी जगह से हटा नहीं सकता। अभी भी और शादी के बाद भी जब तक आप कहेंगे मैं आपका बर्थडे मनाती रहूँगी। मैं हमेशा मनाऊँगी। आप नहीं चाहेंगे तो भी मैं आपको बुलाती रहूँगी। बस आपको मेरे पास आना पड़ेगा। आप मेरे अपने हैं। आपने मेरे पिताजी को बचाने के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। आप चाहें इस रिश्ते को कोई भी नाम दें। डॉक्टर ने वो साड़ी मुझे चुपचाप उठा कर दे दी थी और वो अंदर चले गए थे। मेरी आंखों से 2 बूंद आंसू टपके थे। पिताजी का सपना भी पूरा नहीं हुआ था और साथ ही अनचाही मैंने भी मन में कहीं एक सपना पाल लिया था, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था। घर आकर मैंने पिताजी को सब कुछ बता दिया था। वो साड़ी भी दिखा दी थी। पिताजी ने साड़ी को हाथ से छुआ था और उनकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े थे। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई थी और फिर कुछ वर्ष बाद पिताजी भी चल बसे थे। मैंने गांव जाकर पूरी प्रॉपर्टी बेच दी थी। वहाँ पता चला था कि डॉक्टर देवेन का ट्रांसफ़र हो गया था। मैंने हमेशा डॉक्टर देवेन से संपर्क बनाकर रखा था और हर बार उनके बर्थडे पर मैं उन्हें इनवाइट करती थी। तुम्हारे पापा को ये पता है पर शेषों को नहीं। तुम सबने कभी पूछा नहीं। मैंने इसलिए भी नहीं बताया ताकि उनके सामने कभी इन लोगों के चेहरे पर ऐसे कोई भाव ना फैल सके जिसे वो अन्यथा लें। मुझे भाभी जी की साड़ी का राज भी पता चल गया था। मुझे मम्मी की साड़ी का राज भी पता चल गया था, पर अब वे मुझे उदासी की ऐसी प्रतिमूर्ति लग रही थी जो पूरी तरह से आंसुओं में डूबी थी, लेकिन कभी भी ये दिखाती नहीं थी। वो एक दूसरे के आंसुओं में डूबे थे मगर कभी भी एक दूसरे को दिखाते नहीं थे। डॉक्टर दीपक और मेरी सासू माँ मम्मी। नमस्कार।